लोग परेशान हैं, मैं बड़ा पॉजिटिव हूं। यानी कि बॉस कोई बहुत क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है निजाम को। 9 सितंबर अटैक ऑन द पार्लियामेंट, 15 सितंबर अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कहीं कापे टांग रही हैं। इस सिस्टम को अगर तुम्हें समझना है ना, तो तुम्हें पीपल्स पार्टी को, बिलावल यार व्हाट अ ग्रेट पॉलिटिशियन। ना क़यादत है, ना मकबूलियत है, ना कारकर्दगी है। नून लीग का ना फिर भी वो बेचारे वो प्रिटेंड करते हैं कि हमें इमेज का कुछ ख्याल है। पीपल्स पार्टी कहती है भाड़ में जाए। मुझे तो नहीं पता क्या इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है भाई। 69 में अयूब साहब को गालियां पड़ी, घर गए। 71 में याहिया खान साहब को गालियां पड़ी। ज़िया साहब का क्या हाल हुआ? मुशर्रफ का क्या अंजाम हुआ? कियानी साहब को किस नाम से याद किया जाता है? बाजवा साहब का क्या हाल हुआ? इस शहर में फैसल तुम इज्जत से मर भी नहीं सकते। कब्रिस्तान ही नहीं। 1984 से केएमसी ने कराची में कोई नया कब्रिस्तान नहीं बनाया। हम मरेंगे ना, जो लोग इस शहर के करता डरता है वो नहीं मरेंगे। ये मेयर जो बैठे हुए हैं या जो भी सीएम है मरेंगे, अनलेस इनके अपने प्राइवेट ग्रेवयार्ड्स भी हैं। जिस किस्म का मेंटल और इमोशनल टॉर्चर अब्दुल्ला इब्न उबी ने किया है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बहुत तकलीफ पहुंचाता था। जब वो मर गया तो उसका बेटा आया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अपना कुर्ता दे दो। अल्लाह के नबी ने अपना कुर्ता दे दिया। यार हम उस करीम नबी के मानने वाले हैं। वेलकम टू रफ्तार पॉडकास्ट। आज एक बार फिर फाउंडर रफ्तार फरहान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत से टॉपिक्स जमा हो गए थे और बहुत से इश्यूज डिस्कस करने हैं आज आपसे। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सर, मुझे ये बताएं कि ये जो 26वीं आइनी तरमीम होने जा रही है, ये सर कितनी ज़रूरी है हमारे गरीब आवाम के लिए जो पानी, बिजली, गैस के सताए हुए हैं, बिजली के बिलों के सताए हुए हैं? अगर ये नहीं हुई तो क्या मुल्क तबाह हो जाएगा? भाई साहब, ये जो तरमीम है ना, ये सिर्फ एक के खिलाफ हो रही है, वो अवाम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया यार, ये ना खलफ औलाद, ना मजा, ना सवाद। तंग आ गया हूं मैं इस अवाम से यार। फैसल सच बता रहा हूं यार, क्या मुसीबत है यार। यार किसी तरीके से समझ ही नहीं आ रहा है इनको कुछ। ये कैसे काबू आएंगे फैसल? फिर क्या होता है घर में, जब बच्चे काबू नहीं आ रहे तो ना मांगो, तेरा पैसे बंद कर दूंगा, तेरे ये भी बंद कर दूंगा, तेरा वो भी बंद कर दूंगा। लेकिन इससे मसला हल होता है? फैसल भाई, वो एक बड़ा मशहूर शेर है, उम्र भर तो कोई भी जंग कर नहीं सकता, तुम भी हार जाओगे, तजुर्बा हमारा है। ये थक जाएंगे लोग। ये जितना डेस्परेशन में भागदौड़ कर रहे हैं ना, ये भागदौड़ चलती नहीं है बॉस। ये मारा मारी नहीं चलती बॉस। ये एक इस्तरारी कैफियत है। हमारे मुल्क का एक रिवाज है फैसल। वो हसन अली का इंटरव्यू ना उसको एग्जाम्पलीफाई करता है। किंग कर लेगा, कद्दू करता है किंग। इस मुल्क का इन्फैचुएशन है ये। अभी ये फाइज जैसा ना, ये कर लेगा। आसिम मुनीर साहब है, ये कर लेंगे। इमरान खान कर लेगा। कभी किसी मुल्क में किसी एक शख्स ने कुछ नहीं किया, और किसी ब्यूरोक्रेट और मिलिट्री डिक्टेटर्स ने तो बहुत ही कम कुछ किया है। पॉलिटिशियंस ने तो शायद थोड़ा बहुत किया। वह कायदे आज़म वाज अ पॉलिटिशियन, हमारा मुल्क बना दिया उन्होंने। लेकिन फैसल, ये जो हमारा प्रॉब्लम है ना, कि यार बस इस तरारी कैफियत, मतलब अभी हो जाए, ये अभी कर लो कुछ, अभी ये कर लो, अभी ये करके ना फिर दिखते हैं, अभी कल देखते हैं, कल, फिर कल देखते हैं, फिर कल देखते हैं। तो अभी क्या है यार, फाइजा को अभी रोक लो, फिर देखते हैं। मतलब, और इससे एक चीज शो क्या हो रही है, यानी कि जो बड़ी अच्छी बात है, मैं बताऊं, लोग परेशान हैं, मैं बड़ा पॉजिटिव हूं। यानी कि बॉस कोई बहुत क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है निजाम को। निजाम की ये भागम दौड़ी देखो। 9 सितंबर अटैक ऑन द पार्लियामेंट, 15 सितंबर अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई साहब, ये मेजर इवेंट्स हैं, मेजर इवेंट्स हैं। यानी कि कहीं कापे टांग रही हैं, कहीं घबराहट है, कहीं कोई मतलब प्रॉब्लम आया हुआ है दिमाग, उनको कुछ नजर आ रहा है। हमें और आपको देखो, हम लोग अक्सर स्टॉक मार्केट की क्या बात करते हैं, मैं तुमसे कहता हूं ना, कहता मार्केट इज नेवर रॉन्ग। अगर कोई स्टॉक चल रहा होता है, किसी को खबर होती है, हम लोगों को 1 महीने के बाद पता चलता है। जब लोग बेचना शुरू कर देते हैं ना, तो उसके नोटिफिकेशन आता है तो लोग बेचना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना, बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज। सो बॉस, इस वक्त जो ये तेजी है ना, कुछ ना कुछ तो कुछ है मार्केट में। मार्केट में कोई खबर है। और तुम देखो, इमरान खान काबू नहीं आ रहा यार फैसल।
फैसल तुम देखो यार, फिर वो आज वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू छप गया यार, वो बेचारे अकरम को लापता कर दिया, डीआईजी चेंज कर दिया, 6 दफा महकमा फैसल सिस्टम इज अनेबल टू कंट्रोल इटसेल्फ। एक जेल नहीं काबू हो रही, वो बंदा जेल में बैठ के बैनुल अक़वामी इदारों को इंटरव्यू दिए चला जा रहा है यार। वो जितने बाखबर है उस जलसे में कितने लोग आए यार, मुझे तो वाकई समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं यहाँ पे ख्वाजा आसिफ वगैरह, क्या पता उसको नोकिया 3310 वगैरह कोई है उसके पास यार, इतना इन्फॉर्म्ड है यार, वो इतना काम है, कलेक्टेड है, रिलैक्स्ड है। ये कैसे हो सकता है फैसल कि एक बंदा, मतलब हम तो यार एक दिन एक्स ना देखें तो हमें तो पता, तुम्हें अक्सर बोलते तो फैसल देखा है क्या, हो तुम कहते हैं पता नहीं यार मैंने नहीं देखा, आज नहीं देखा, तो हम आउट ऑफ टच हो जाते हैं। उस आदमी को सब पता है जलसे में कौन आया, किसने क्या कहा, और फिर वो पता नहीं क्या करके अपना मौक़िफ़ भी रोज बाहर ले आता है और वो हेडलाइन बन जाता है। सो भाई ये कंट्रोल में नहीं आ रही चीजें, नहीं आ रही। अब समझ रहे थे कि 26वीं बयानी तरमीम के लिए, देखो भाई उन्होंने कहा 6 बंदे उठा लेंगे पीटीआई के, फैसले पे आप मत करो, 8 तोड़ेंगे मौलाना के, गेम सेट थी। ये भी नहीं हुआ। वो तो सर मौलाना नहीं माने ना सर। नहीं माने ना यार, तुम अच्छा मौलाना की बात करो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मौलाना नहीं माने सर, वैसे क्या मौलाना क्यों नहीं माने, रेट बढ़वा रहे हैं मौलाना क्यों नहीं माने? मौलाना इज अगेन द डिफरेंस, इज अ ग्रेट पॉलिटिशियन। मौलाना knows the hand that gives, and when the hand has nothing to give, Maulana pushes that hand away. Maulana believes Zardari, Nawaz Sharif और एस्टैब्लिशमेंट के पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा पिछड़ो। और दूसरी तरफ कौन है? पीटीआई है। पीटीआई किस सूबे में हुकूमत में? केपी। मौलाना का वोट बैंक का है केपी में, जो भरपूर डैमेज हुआ। If there is anyone who can give anything to मौलाना, who is it? इमरान खान। इमरान खान दे सकता है, क्योंकि इमरान खान उस इलाके का अनडिस्प्यूटेड किंग बन चुका है जिस इलाके में मौलाना की दुकान है। भाई मैं लोकल लेवल का ऑपरेटिव हूँ मैं लोकल लेवल का ऑपरेटिव हूँ भाई। मुझे तुम मेरे मोहल्ले का मसला हल करो बॉस। तुम मुझे बता रहे हो यूक्रेन में क्या हो रहा है, फलस्तीन में बड़े मजालिम हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं भैया। मेरा तो सर मैं ऐसे खुश हो रहा था कि मौलाना साहब का ज़मीर जाग गया। नहीं देखो, ज़मीर मुझे यार ज़मीर जागना ना जागना मैं इस बारे में कमेंट नहीं करूँगा, तुम यकीनन खुश हो और खुशगुमानी रखनी चाहिए। बट इट इज़ अ ब्रेक अवे फ्रॉम हिज ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, जो कि अच्छा है, विच इज़ ग्रेट। एंड अगेन यू नो व्हाट दैट हैज़ डन, इट हैज़ कंप्लीटली रैटल्ड द सेटअप, बिकॉज अब उनको मौलाना को रिडंडेंट बनाने के लिए आईनी ये मखसूस नशिस्तें छीननी पड़ेंगी। और अगर वो उस मखसूस नशिस्तें छीन के मौलाना की इन 8 सीटों का वजन भी बिल्कुल ख़त्म कर देते तो उसका क्या मतलब होगा कि मौलाना तो बिल्कुल ही यूजलेस हो गए। ठीक है, तो you're damned if you do, you're damned if you don't. So मौलाना मान नहीं रहे, मौलाना नहीं मान रहे तो यार हम मखसूस नशिस्तें छीनते हैं पीटा। वो गौहर बलोच का केस लग गया, उस सादुल्ला बलोच जो जीता हुआ है बेचारा, उसकी बीवी बेटी को उठा लिया। अब उसका केस चीफ जस्टिस ने अपने बेहतरीन 2 जजेस नईम अख्तर अफगान और अमीनुद्दीन साहब के सामने पेश कर दिया है। आपको भी नतीजा पता है क्या आएगा। तो क्या पता ताहयात गौहर बलोच को मैंने नवाओं पे ताहयात गौहर बलोच जब तक जिंदा हैं वो रहेंगे। तो अब ये क्या करेंगे कि ये नशिस्तें छीनेंगे। अब ये नशिस्तें छीनेंगे तो मौलाना की 8 और रिडंडेंट, तो मौलाना और डेस्परेट होंगे। सो ये बड़ा मजे का कैट एंड माउस का गेम है। लेकिन यार आईनी तरमीम से याद आया फैसल, मैं मजम्मत करता हूँ इस आईनी तरमीम की एक वजह से, मुझे और कुछ नहीं है जमहूरियत में, मुझे सख्त अफसोस है यार। 56 तजावीज़ थी, 2 और तजावीज़ होनी चाहिए थी। क्या सर? मोहसिन नकवी और फैसल वावडा साहब को भी लेकर 2 आईनी तरमीम होनी चाहिए थी कि ये दोनों अशखास ताहयात एक आईनी ओहदा होता है इनके पास, और ये जब तक जिंदा रहेंगे उस आईनी ओहदे पर बर्चमान रहेंगे, और उस आईनी ओहदे से इनको कोई दुनिया की ताकत नहीं हटा सकती। यार ये इनके लिए इनकी खिदमत ऐसी हैं। फिर मोहसिन नकवी तो समझ आता है, ये फैसल वाडा को कौन सा होता है? नहीं, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए थी कि आईन में दर्ज हो जाता है कि मोहसिन नकवी साहब और फैसल वावडा साहब ये कोई भी हुकूमत हो,
ये इन आईनी ओहदों पर बरजमान रहेंगे हमेशा के लिए, जब तक इनका दिल चाहेगा, ताहयात। ये बहुत ज्यादती हुई। आई थिंक ये बड़ा अनफेयर है। आप बात कर रहे हैं जुडिशरी की, जुडिशरी ज़्यादा उनके इस्तेकाक पे हमला है इन दोनों अशखास के। ठीक है। अच्छा सर, अब जरा सीरियस नोट पे आते हैं। मुझे ये बताइए यार आप मोहसिन नकवी और फैसल वावड़ा को पढ़ो, दैट्स ब्लास्फेमी। ओके, तो सर ये फिर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, ये लोग इतने डिस्परेट क्यों लग रहे हैं आपके ख्याल में? ये क्या रीजन है? यार फैसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे बात नहीं हो रही। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस पे बात हो रही है। मुझे वाक़ईतन जिस चीज़ पे हैरानी है, और वो भी पीपल्स पार्टी पे नहीं है, उस पर हम आगे बात करेंगे, मुझे हैरानी है नून लीग पे, कि नून लीग क्यों अपनी ताबूत में अपने आप को बंद करके अंदर से कीलें ठोक रही है ना, उसके अंदर प्लास्टर भी कर रही है अंदर से। ये मेरी समझ से बाहर है कि व्हाट इज़ द डेस्परेशन ऑफ नून लीग। और असल इस वक्त जो बात होनी चाहिए कि काजी फाइज ईसा साहब के सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहने से वो ऐसे क्या बड़ा ख़तरा टल जाएगा जिससे इस्टेब्लिशमेंट और ये पूरा सेटअप मुत्तफिक है, जिसके ऊपर एक पेज पे आ गए। तो सर आपको क्या लग क्या रहा है कि मतलब काजी फाइज ईसा इस सिस्टम के लिए क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? अगर उनको किसी तरह से किसी और कोर्ट में लाकर उनको एक्सटेंशन दी जाती है, मतलब क्यों ज़रूरी है? आप परफॉर्मेंस देखें उनकी यार, यकीन करें, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस तो मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ और बिलावल और जरदारी साहब नहीं दे रहे जो वो दे रहे हैं इस हुकूमत के लिए। ही इज़ वर्किंग सो हार्ड। यार फैसल, ये मुझे आपसे तवक्का नहीं थी। आप उनकी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं, वो क्यों ज़रूरी? मतलब आज भी 1 साल की इस ज़बरदस्त कारकर्दगी, एक फैसला नहीं आया है पीटीआई के हक में, एक फैसला। और सबसे बड़ा जो आयरॉनिक चीज़ हुई है वो क्या हुई है, यही जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स का केस था, इसमें पीटीआई का मौक़िफ़ था कि ये नहीं होना चाहिए, पावर्स चीफ जस्टिस के पास रहनी चाहिए। तो जब पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि ये पावर चीफ जस्टिस के पास रहनी चाहिए, तो चीफ जस्टिस ने उसके खिलाफ गए। अब वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कमेटी जो केसेस फिक्स करती है, उसमें मुनीब अख्तर तीसरे जज आ गए, और अब पीटीआई कह रही है कि नहीं ये रहना चाहिए, तो अब वो उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के खिलाफ हो गए। मतलब यार, ही इज अ जिमनास्ट माशाल्लाह, मतलब जबरदस्त काम कर रहे हैं वो, और आप कह रहे हैं कि वो कितना जरूरी है। वो इस वक्त उनके आयरन मैन है। वो इस वक्त जैसे मार्वल यूनिवर्स में आयरन मैन थे ना, तो आयरन मैन है वो, फाइज ईसा आयरन मैन है इस वक्त इस पूरे सेटअप के। वो तो हर चीज़ बचा रहे हैं, हर बार टेक्नोलॉजी वाइज हर लिहाज से फीड कर रहे हैं सिस्टम को। लेकिन देखो फाइज ईसा साहब जैसे जजेस बहुत आए चले गए, इस वक्त जो चीज़ मुझे ज़्यादा हमेशा बॉदर करती है, देखो डिक्टेटर्स भी आगे चले जाते हैं। मुशर्रफ चला गया, ज़िया-उल-हक साहब चले गए, ये सब अयूब सब चले जाते हैं, दे हैव फॉरगॉटन। आर्मी चीफ साहब फॉरगॉटन। बाजवा साहब ने एक बार ठीक कही थी कि मैं गुमनामी में चला जाऊंगा। ये गुमनामी में ही चले जाते हैं, बदनामी में चले जाते हैं या गुमनामी में चले जाते हैं, कोई लेगेसी नहीं होती इनकी। लेकिन जो सबसे मज़ेदार चीज़ है ना, वो है इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग की डेस्परेशन। इनका अब ये एक फंडामेंटल डिसीजन करके बैठ गए हैं कि हम काफ लीग बन चुके हैं। लेकिन इसमें भी ना मैं चाहता हूं कि तुम नून लीग को और पीपल्स पार्टी को अलग कर दो। ठीक है। देखो बड़े मज़े की बात है, मरियम नवाज़ जो भी है, कभी बिजली के नर्क कम कर रही हैं, कभी दूध के डब्बे बांट रही है, सोलर स्कीम में कुछ ना कुछ हाथ पैर भाग दौड़ कर रही है ना। नजर आ रहा है कि कुछ भाग दौड़, कुछ आंखों में शर्म बाकी है कि यार कुछ नया लेके आ रही है, चलो यार कुछ अटेम्प्ट तो करें, बैठ गए हैं तो कुछ भाग दौड़ तो करें। यार सबसे जबरदस्त पीपल्स पार्टी है, जबरदस्त। इस सिस्टम को अगर तुम्हें समझना है ना, तो तुम्हें पीपल्स पार्टी को, बिलावल को समझना। बिलावल यार व्हाट अ ग्रेट पॉलिटिशियन। एक दफ्तर में मुकाबला हुआ कि यार ऊपर का सबसे ज्यादा कौन कमाता है, तो एक साहब नंबर 1 आए, घर आके। बेगम आज ऑफिस में एक मुकाबला हुआ था,
मुझे टॉप प्राइज मिला है। तो बेगम को ये नहीं बताया कि रिश्वत लेने के मुकाबले में मैं जीता हूं, मैंने सबसे ज्यादा ऊपर की कमाई की है। उन्होंने आगे बोला जो टॉप प्राइज मिला है। अब इस सिस्टम का टॉप प्राइज है इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास। ये गला सड़ा बदबूदार निजाम जो है ना, इसका टॉप प्लेयर है जरदारी साहब और बिलावल साहब। टॉप प्लेयर यार, तुम देखो यार, मैं तो मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो गया। जो कामरान मुर्तजा ने उस दिन रात को बीपर दिया है, वो कह रहा है 2 बजे हमें ड्राफ्ट भिजवाया काले एनवलप में और 3 बजे खुद पहुंच गया बिलावल। यार वो रात को सो नहीं रहा जवान। यार उसकी रातों की नींद, कभी सिंध में इतने बड़े बड़े आफात आए, फ्लड्स आए, क्या क्या आया, वो रात के 3 बजे तुम्हें कहीं नजर आया? किसी फ्लड कैंप में जाता हुआ, कभी कुछ करता हुआ कभी नजर आया? वज़ीर आला साहब नजर नहीं आते। कराची में कितनी आफात आ गई, टेररिस्ट अटैक्स हो गए, क्या क्या हो गया। बिलावल रात के 3 बजे आपको हार्डली, बिलावल लेट नाइट आपको नजर नहीं आते, लेकिन रात के 3 बजे बिलावल उस हुकूमती तरमीम को पास कराने के लिए मौलाना के घर पहुंच गए, जिस हुकूमत का वो हिस्सा भी नहीं है बाज़ाहिर बकौल उनके। मेरा क्या ताल्लुक है? 3 बजे पहुंच गया। डेस्परेशन चेक करो। आप सिर्फ ये देखा करो भाग दौड़ कौन कर रहा है। जब हम खबर करते थे, तुम्हें याद है न्यूज़ रूम में हम कहते थे यार जब कोई खबर ब्रेक होती है तो उसके रिएक्शन से पता चलता है किसको लगी है, कि किसको लगी है जाके ना। तो तुम इस तरमीम के ब्लॉक होने के बाद बिलावल 6 बीपर्स दे चुका है। हम न्यूज तक को बीपर दे दिया, सारे चैनल्स पे बीपर पे आ रहा है वो। रिएक्शन चेक करो। क्या शहबाज शरीफ ने कहीं बीपर दिया? कहीं बीपर नहीं दिया। नून लीग वाले आर टेकिंग इट इजी। बिलावल इज गोइंग एवरीवेयर एक्सप्लेनिंग हिमसेल्फ। सो इससे साबित होता है उसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह मेरे भाई कि ना क़यादत है, ना मकबूलियत है, ना कारकर्दगी है। जब ये तीनों चीजें नहीं है भाई, तो फिर क्या चाहिए? तो सर हम सबको पता है कि ये तरमीम कहाँ से आई, कौन करवा रहा है। हम खुल के ना बोलें तो एक अलग बात है, मगर सब जानते हैं। तो सर वो फिर भुट्टो की लेगेसी, उनकी वालिदा की लेगेसी, जमहूरियत की, जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ, शहादतें, कौन सी मैटर नहीं लेगेसी क्या है? मतलब मैं ये तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, वो लेगेसी क्या है? भुट्टो साहब पॉपुलर थे, कोई शक नहीं है, बट वाज ही डेमोक्रेटिक? भुट्टो सबसे बड़ा उनका जो वो है कि उन्होंने एक जमात का मैंडेट मानने से इनकार किया। भुट्टो ने याहिया खान के पपेट बन के उन्होंने बोला मैं नहीं मानता मुजीब का जी, मैं नहीं जाऊंगा सर उसकी हलफ बर्दारी में, मुझे आप अलग एक बना दें। He was a minority and he refused to accept the majority. That is how he became the prime minister. लोग majority लेकर प्राइम मिनिस्टर बनते, वो माइनॉरिटी लेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए। और पहली दफा हुआ कि मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी से अलहदगी इख्तियार कर ली, वरना माइनॉरिटी अलग होती है ना भाई। नहीं, मेजॉरिटी जो थी मुल्क की उसने छोटे को बोला दफा हो तुम लोग, मैं जा रहा हूं अलग। सो आपको देखो कुछ हमारे ना डीएनए में चीजें फिट कर दी गई हैं कि भुट्टो ऐसा था, भुट्टो वैसा था। ही वॉज पॉपुलर, यस, कोई शक नहीं है। वेस्ट पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर थे, बट दैट्स इट, दैट्स इट। और उनके उस इख्तिदार में आने के बाद उन्होंने क्या किया? मार्शल लॉ लगाया, इमरजेंसी लगाई। तुमको पता है इंदिरा गांधी ने जब 70s में इमरजेंसी लगाई, उसकी मुसीबत आ गई, कांग्रेस की हुकूमत चली गई अगले साल। चलो कुछ दिन के बाद वापस आ गए, लेकिन इंडिया में इमरजेंसी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। भुट्टो साहब ने क्या कुछ नहीं किया उन 6-7 सालों में। तो लेगेसी यही है इनकी, इनकी लेगेसी यही है। ये अपनी लेगेसी ही पे चल रहे हैं। इसको थोड़ा अपने दिमाग को क्लियर करना पड़ेगा कि ये कुछ अलग नहीं कर रहे हैं जरदारी साहब, बिलावल साहब। देखिए बेनज़ीर साहिबा को भी आप देखें, बीफ किसका चल रहा था? मुशर्रफ का और नवाज शरीफ का। उन्होंने एंट्री कहां से ली? अमेरिका के बैकडोर से आई, एनआरओ लेके। कॉन्डोलीज़ा राइस, ठीक है, बैकडोर, ग्लोबल एस्टैब्लिशमेंट। उन्होंने एंट्री, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम नसीब फरमाए। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से रास्ता लिया, बैकडोर से एंटर हुई, मुशर्रफ से नेगोशिएशन किया, नवाज शरीफ की भी एंट्री उन्होंने ही कराई। पॉपुलैरिटी और मैंडेट चोरी किसका हुआ था? नवाज शरीफ का। 99 में उसकी हुकूमत थी, स्टेटस को यही था। सारा क्रैकडाउन किसके खिलाफ हुआ? फायदा किसको मिला? बीबी। हाँ, बीबी शहीद हुई, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, फिर इख्तिदार में आ गए।
बट एट दैट पॉइंट जरदारी रियलाइज्ड कि इवन 88 में, देखो जरा पीपल्स पार्टी की तुम पॉलिटिकल परफॉर्मेंस देखो तुम, 88 के इलेक्शन में भी हार्डली सिंपल मेजॉरिटी ली उन्होंने, 93 में भी हार्डली सिंपल मेजॉरिटी ली उन्होंने, और 2008 में बीबी की मौत के बावजूद को लैंडस्लाइड 2/3 मेजॉरिटी नहीं ली पीपल्स पार्टी ने। तो तुम समझो पीपल्स पार्टी हैज नेवर बीन दैट पॉपुलर। एंड जरदारी बीइंग द स्मार्ट गाय ही रियलाइज्ड दैट इन तिलों में तेल नहीं है, पंजाब में हमारी गेम नहीं है, केपी पंजाब हमारे हाथ में नहीं है। उन्होंने 18वीं तरमीम का गेम ही फिक्स इसलिए किया, सबसे ज्यादा काम किया पीपल्स पार्टी ने। उन्होंने कहा सिस्टम चेंज करो, इस सिस्टम में हम फेल हो जाते हैं, ये ओ लेवल्स खत्म करो, ये मैट्रिक का निजाम लाओ। यार ओ लेवल्स में फेल हो रहा हूं मुसलसल। उन्होंने बोला नहीं, आई हैव टू सिक्योर माई पावर। ये तो मैं 90s में मेरी सिंध से भी हुकूमत चली गई 1-2 दफा। तो उन्होंने 18वीं तरमीम लाए। उन्होंने बोला यार बाकी तो आप लोगों को जो करना है करो, सिंध तो मैं अपना एक, वो जैसे वो था ना उसका पंशीर हमेशा मसूद का, उन्होंने अपना एक छोटा सा पंशीर बना लिया इधर कि भाई इधर तो हम अपन लोग हैं। 18वीं तरमीम की, अपना कोने में एक अड्डा बना लिया। अच्छा उस अड्डे के अंदर भी मतलब देखो ना, डीलिमिटेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जेरी मैंडरिंग, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत, ये सारी गेमें फिक्स होती हैं। बिलावल साहब एक इंटरव्यू में उस दिन कह रहे थे हमें क्या फायदा मिला है जुडिशरी से। इसी साल जरदारी साहब ने अपने 2 केसेस में, करप्शन केसेस में, प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी क्लेम की है। हमें ये आपसे पूछने वाला था सर कि सदर कितना पावरफुल होता है, कि मतलब नहीं इम्यूनिटी होती है ना, उसको प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी होती है। तो मैंने कहा कि जरदारी साहब बिल्कुल वैसे ही सदर बने हैं जैसे रेमंड डेविस सफारतकार बना था। रेमंड डेविस सफारतकार इसलिए बन गया था क्योंकि उसको कत्ल पे इम्यूनिटी चाहिए थी। जरदारी साहब और ये लोग गोद में इसीलिए आते हैं कि इनको इम्यूनिटीज चाहिए होती है। भाई फेक अकाउंट जैसा ओपन एंड शट केस, 33 अरब रुपए आपके अकाउंटों से मिल गए, आपके अकाउंटों से जा रहे थे, आपके का बाल बाका नहीं हुआ। यार आप सदर हैं आज, आप बोल रहे हैं मुझे इस सिस्टम से क्या फायदा पहुंचे। यार मतलब कुछ शुक्रगुजारी भी कोई चीज होती है। लेकिन यही बात जबरदस्त है, इसे कहते हैं गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग का जो टर्म है ना, ये वैसे तो हम घरों के अंदर और सोसाइटी में नौजवान लोग यूज करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल गैस लाइटिंग किसी को सीखनी है ना तो वो बिलावल और जरदारी साहब से सीखे। ओहो दे आर, वो आपकी हकीकत आपके दिमाग से गायब कर देंगे, ऐसा आपको उल्टा बात करेंगे कि आप बोलेंगे हाँ यार इनको क्या फायदा हुआ। और बेचारा काशिफ अब्बासी भी चुप हो गया। मतलब क्या फायदा हुआ है? आप वजीर खारजा थे पिछली हुकूमत में, इसी सेटअप में आपके चारों गवर्नर्स हैं, आपके मजे लगे हुए हैं, आपकी सिंध में हुकूमत है। और देखो पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा मसला क्या हुआ है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैकबाबाद में हमारे एक दफ्तर के लोग हैं, क्या कह रहे हैं, अपर सिंध और लोअर तो खैर 19 की 19 पीटीआई जीती है ना कराची से। तो बाय द वे एमक्यूएम पर भी बात करेंगे, 19 की 19 सीटें पीटीआई जीती है यहाँ से। हैदराबाद से भी सुना है पीटीआई इस दफा जीती है, दो। तो पीटीआई की इंक्रोचमेंट साउथ में भी हो गई है। और जो हमारे साथी हैं फात के हैं, जिनका ताल्लुक है वहां से जैकबाबाद से, वो बता रहे हैं कि जैकबाबाद के अंदर भी बच्चों ने, जो यंगस्टर्स हैं, उन्होंने बड़ा शदीद, देखो यार ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, इसने गेम चेंज कर दी है। और मोबाइल फ़ोन में भी टिकटॉक ने, और रूरल सिंध में टिकटॉक किंग है यार। कराची वराची में इतना नहीं है टिकटॉक, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। रूरल सिंध में टिकटॉक किंग है। और टिकटॉक का किंग कौन है? इमरान खान है। सो इट हैज चेंज्ड, दे आर अफ्रेड ऑफ दैट। इनको पता है कि इफ another election is held free and fair, so there is a big possibility कि इस निज़ाम के अंदर रहते हुए भी पीपल्स पार्टी शायद सिंध से भी हुकूमत खो दे। Of course they are fighting tooth and nail। यार तुम एक बात बताओ, तुम एक घर पे हो, 15 साल से बैठे हुए हो, तुम्हारा उस घर पे हर चीज़ की सेटिंग बनी हुई है, तुम्हारी सब कुछ हुआ हुआ है, तुम वो छोड़ोगे घर? कभी भी नहीं। इख्तिदार का घर है ना भाई, इख्तिदार का घर है, उस घर पे कंफर्टेबली बैठे हुए। और मैं तुमको मज़े की बात बताता हूँ, जो पीपल्स पार्टी है उसका फ़र्क। राशिद मिनास रोड रोज़ आना जाना होता है मेरा, पिछले 1 से 1.5 महीने से, शायद 2 महीने से, वो सड़क सहरा का मंजर पेश कर रही है। मतलब सर हर सड़क ही ऐसा मंजर पेश कर रही है। वैसे तो धूल इतनी उड़ रही होती है, टूट गई है पूरी सड़क, बीच में गटर खुले हुए हैं, मतलब इट इज़ अ जोक। ठीक है,
और इस शहर का मेयर रात के 3 बजे फजलुर रहमान साहब के घर पे बैठा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने, जिसको रोड की अमेंडमेंट और रिपेयर करना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने बैठा हुआ है। सर वैसे ये क्या लॉजिक है, वो वहाँ क्या कर रहे थे? बैरिस्टर है ना, कानूनदान अच्छा, है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि ये इतनी काली तरह हुई थी कि फारूक नाइक ने बोला होगा खुदा का वास्ता मेरा चेहरा तो इस्तेमाल नहीं करो। मैं बिल्कुल ही, क्योंकि मुझे आपने ट्रोजन हॉर्स बना के पीबीसी में डाला हुआ है पाकिस्तान बार काउंसिल में, तो मैं वहाँ फिट हूँ। आप भैया इसको इस्तेमाल कर लो, इस बच्चे की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। तो वहाँ गए में बैठे हुए, कराची जाए भाड़ में, जो होता है हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दे डोंट केयर एनी मोर। देखो नून लीग का ना, फिर भी वो बेचारे वो प्रिटेंड करते हैं कि हमें इमेज का कुछ ख्याल है। पीपल्स पार्टी कहती है यार हमें कोई ख्याल नहीं है इमेज का, आप भाड़ में जाएं, आप चीखें चिल्लाएं रोएं पिटें, हमारी बात हो गई है और हम बात करके ही चलेंगे इस निज़ाम में। और एक लिहाज से अगर देखा जाए तो ठीक है, उन्होंने इस निज़ाम में चलने का शायद यही तरीका था। इसी लोग बोलते हैं ना सबसे बड़ा खिलाड़ी जरदारी जो भी है। लेकिन देखो दिस इज व्हाट सेपरेट्स politicians from leaders. Bilawal and Zardari may be great politicians, but they're not leaders. तो मुझे एक बात बताओ, अगर लीडरशिप होती तो आसिफा को दोबारा टाउट किया जा रहा होता? 10 दफ़ा अभी पिछले दिनों भी जरदारी साहब ने बोल दिया बिलावल अभी बच्चा है। बिलावल की अपनी पार्टी के लोग बोल देते हैं बिलावल बच्चा है। यार कितनी शर्म की बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो इतने अरसे से इख्तदार में है और सारे काम देखते हैं, उनका परसेप्शन लीडरशिप का अनक्वेश्चनेबल अभी तक नहीं बना। उनके पीछे से फिर आसिफा को डाला जाता है, फिर उनकी इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश की जाती है। सो दिस पार्टी डज नॉट हैव अ लीडरशिप। ये बहुत बड़ा मसला है। आप बात कर रहे हैं इमरान खान बूढ़े हैं, उनके पीछे कौन है? वो ठीक है, इमरान के पीछे कौन है, लेकिन इस पार्टी के पास तो कोई भी नहीं है। सो व्हेन यू डोंट हैव लीडरशिप, आप क्या करेंगे? ना लीडरशिप है, ना पॉपुलैरिटी है, ना कारकर्दगी है। सिंध में आप देख लें, इन्फेंट मोर्टेलिटी के रेट्स देख लें, आप बुरा हाल है, स्टंटेड बच्चों की ग्रोथ के रेट देख लें। केपी के और पंजाब दोनों से पीछे। हाँ, बलूचिस्तान से हमारा तगड़ा साथ है सिंध का, और बलूचिस्तान में भी जरदारी साहब बड़े हैं बाय द वे, बड़े हैं। अच्छा सर, मैं अगर आपसे आसान लफ्ज़ों में पूछूं, थोड़ा मुश्किल सवाल है, ये जो तरमीम है इसका ये इसलिए की जा रही है ताकि इमरान खान को नुकसान पहुंचाया जाए, या इसलिए की जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों को, इन सियासतदानों को फ़ायदा पहुंचाया जाए? क्या कहेंगे आप? देखें, वो 8 फरवरी को जब हम इलेक्शन की ट्रांसमिशन कर रहे थे ना, तो हमने एक बात कही थी, ये वोट हजम नहीं होंगे। अब ये क्या करते हैं, हर थोड़े दिन के बाद ना वो मुंह के अंदर डंडा मार मार के कहते हैं यार ये वोट ठसा अंदर डाल, वोट ये हजम कर इसको। अब ये 26वीं तरमीम नहीं है, ये एक डंडा है, और ये मुंह के अंदर घुसा के ना बोले लो इसको हजम करो इस वोटों को। वो वोट हलक से नहीं उतर रहे, वो नहीं उतरेंगे वोट ये हलक से। यार ये नहीं होता है यार कि 180 और 17 का फर्क हो और आप 17 वाले को बिठा दें और आप हजम करवा दें, ये नहीं होगा फैसल। इस वक्त ये निज़ाम, देखो मैं बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ फैसल। कभी ऐसा होता है ना कि घर में आपने, मैं अभी मॉल में गया हुआ था वीकेंड पे, तो वहाँ मैंने देखा कि एक माँ बच्चा थे, छोटा बच्चा था और माँ थी। अब वो बच्चा जो है ना, गुस्से में आ गया, किसी टैंट्रम ठोका, तो माँ को उसने ना लिपटा, माँ से ना उसको मार रहा है, तो चिल्ला भी रहा है, और माँ को ना घुसे मुँह से दाद चला रहा है, फुल बदतमीजी कर रहा था, फुल वैसी दरिंदा बना होता वो बच्चा। अच्छा, माँ क्वाइटली कामली उसके पीठ पे हाथ रख के खड़ी हुई है। तो फैसल इस वक्त ना ये जो कुछ कर रहे हैं ना ये लोग, चीख पुकार आहो बुका, ये भी कर दे। आप चीफ जस्टिस की टोन देख रहे हैं, वो अभी जो मती ने ऑडियो लीक की है यार, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार इज दैट, ये कुछ सेन माइंड की हरकतें? दे हैव लॉस्ट देयर माइंड बिकॉज दे आर वीक। और इस कमजोरी का इलाज ये वही होता है ना, वो बड़ा जबरदस्त बात है कि व्हेन यूर इन होल स्टॉप डिगिंग, ये गड्ढे में है और मजीद खुदाई का काम तेजी से जारी है। ये गड्ढे के अंदर है, 8 फरवरी को गड्ढे में गिर गए। देखो हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि 8 फरवरी तक इमरान खान जेल में था, उसके बाद से अब ये जेल में।
अभी कौन भाग दौड़ कर रहा है? मुझे एक बात बताओ, अगर इमरान खान जेल में होता और इमरान खान कैद होता तो इमरान खान डेस्परेट होता, डील कर रहा होता, मुझे छोड़ो। वो रोज बयान देता है मैं तो इधर ही बैठा हूँ, वो कह रहा है मैं थोड़ी रिटायर हो रहा हूँ अक्टूबर में। फाइज ईसा रिटायर हो रहा है, मैं तो, मेरी तो सियासत बाकी है। यार आप समझे इस बात को ना, तो वो रिलैक्स्ड है। रिलैक्स कौन होता है? जो बंदा आजाद होता है। और डेस्परेट कौन है? यार तरमीम पास करो, 3 बजे करो, 2 बजे करो, 17 जज लाओ, ऑर्डिनेंस लाओ। ये कौन कर रहा है? भागदौड़ कौन कर रहा है? जो बजाहिर आजाद है। लेकिन जब किसी का कोई जेल में चला जाता है तो भागदौड़ किसके घर वाले कर रहे होते हैं? जेल वाले। जो जेल वाले कर रहे होते हैं ना। और जो आजाद होता है वो तो रिलैक्स बैठा होता है, कहता है मुझे क्या प्रॉब्लम है। यहां उल्टा है। अब तुम देखो मेंटली आजाद कौन है और मेंटली इंस्लेव्ड कौन है। तो भाई ये इंस्लेव्ड लोग हैं। ये पूरा सेटअप कम से कम जमीर का कैदी तो है। ये इन लोगों को पता है हम बिठा दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम किसी भी ग्रेट स्ट्रगल को देखो, चाहे मंडेला हो, गांधी हो, कायद आजम हो, कोई भी हो, देखो इस ऑपरेशन का मुकाबला ना ऑपरेशन से नहीं होता। इस ऑपरेशन का मुकाबला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें आप, ऑपरेशन का मुकाबला सब्र से होता है, क्योंकि जो निज़ाम है वो उस वक्त ताकतवर होता है। वो पूरे जोर से आप पे हमला करता है। जब वो थ्रेटेंड फील करता है, देखो गुस्सा क्या है, बड़ा जबरदस्त, मैंने कहीं बात पढ़ी, बेसिकली एंगर इज फियर एक्सप्रेस्ड लाउडली। खौफ का बरमला पुरजोर इजहार गुस्सा कहलाता है। ठीक है। ये सब खौफजदा हैं यार। ये चीखम चिल्ला, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हिजियान बकना, दे आर स्केर्ड। And they're scared not of one man. They are not scared of one man. They're scared of the people of Pakistan. इनको लाइन ही नहीं सेट हो रही लोगों के साथ। मैं इस वक्त एक हमारे सरकारी अफसर साहब की बड़ी वायरल क्लिप हो रही है, वो बोल रहे हैं ये आजकल फैशनेबल हो गया है हमारे इदारे को बुला बुला। सर जी प्लीज सोचें ये क्यों फैशनेबल हो गया। ये नहीं सोच रहे आप, ये फैशनेबल हो गया। बहुत दुख हुआ यार मुझे सुन के। वो सुनी सर मैंने भी। ये फैशनेबल हो गया हमें गाली देना। सर ये गाली देना फैशनेबल पॉलिटिशियंस के लिए था, उनको गाली देती थी आवाम। आई मीन इज देयर एनीबडी थिंकिंग थोड़ा सा पीछे हट के यार ये हो क्या रहा है। यह हम डे टू डे मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, फायर फाइटिंग। देखें ये मुझे पता है एग्जैक्टली कौन सा जमाना याद आ रहा है फैसल, 2006-7 मुशर्रफ, उसके जाने का आखिरी वक्त 2006-7 मुशर्रफ, चीफ जस्टिस से पंगा, लाल मस्जिद का पंगा, इमरजेंसी, बुगटी का कत्ल, बेनजीर का कत्ल, तुम उसके 2 साल उठाओ। There was chaos in the ranks. There was absolute chaos. आसाब जवाब दे गए थे। आसाब जवाब दे गए थे, गलतियों पे गलतियां। यहां पर भी वही हो रहा है। तो यहाँ कौन जा रहा है? ये आप अंदाजा लगाएं, लेकिन ये हो वही रहा है। बिल्कुल मुझे इस वक्त ना, मैं जब भी देख रहा हूं मुझे 2006-7 का दौर याद आ रहा है। साने पे सानेहा, गलतियों पे गलतियां, पंगे पे पंगे, मतलब हर चाल उल्टी पड़ रही है, हर चाल उल्टी पड़ रही है। ये बिल्कुल मुशर्रफ का दौर है, लेकिन उसका आपने कल्मिनेशन याद है ना आपको क्या हुआ था? वही कल्मिनेशन होगा जिसका कोई और अंजाम नहीं है। देखिए आप बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की, मुझे तो नहीं पता क्या इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है भाई, क्योंकि आप 1969 में 69 में अयूब साहब को गालियां पड़ी, घर गए। 71 में याहिया खान साहब को गालियां पड़ी, वो भी एक आईनी तरमीम करना चाह रहे थे बाय द वे, ठीक है। ज़िया साहब का क्या हाल हुआ, आज नवाज शरीफ भी उनका नाम नहीं लेते। मुशर्रफ का क्या अंजाम हुआ, कियानी साहब को किस नाम से याद किया जाता है। बाजवा साहब का क्या हाल हुआ। You don't have to go, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा सर, अभी हम सिस्टम की बात कर रहे थे कि इन पॉलिटिशियंस को, इन तरामीम से सिस्टम को खतरा है और इन पॉलिटिशियंस को खतरा है, मगर सर हम इसी सिस्टम का हिस्सा इमरान खान भी तो है ना सर। माना कि वो जेल में, ठीक है, तो फिर लोग उनको क्यों उम्मीद की किरण समझ रहे हैं, क्यों समझते हैं लोग, कुछ लोग वजह, वो भी तो इसी सिस्टम में है, इसी सिस्टम से
इस सिस्टम में पॉलिटिशियन बने, इस सिस्टम में होना और इस सिस्टम का होना में फर्क होता। वो इस सिस्टम में है, वो इस सिस्टम का नहीं है। इमरान खान सियासत की वजह से इमरान खान नहीं है। टेक ज़ियाउल हक आउट ऑफ द लाइफ ऑफ नवाज शरीफ, हु इज ही? Who is he? Take Ayub Khan out of the life of Bhutto. Where is he? Who do you take out of the life of Imran Khan? इमरान खान की जिंदगी से आप, अब वो लोग बोलेंगे शुजा पाशा को निकालें, बाजवा को निकालें, वो सियासत की बात है ना सर, उसके अलावा भी उनके पास बहुत कुछ बचता है। नहीं, आप उसको, मैं वही कह रहा हूँ ना, इमरान खान वाज ऑलरेडी इमरान खान, सो ही इज एन आउटसाइडर। जो बंदा बाहर से आ रहा होता है ना, वो डिस्टर्ब करता है चीज़ों को, या उसके अंदर कम से कम कैपेसिटी होती है डिस्टर्ब करने की। जब मैं इस सिस्टम का होता हूं तो इस सिस्टम में मेरे टेंटिकल्स अटैच्ड होते हैं, 10 जगह बैठे होते हैं, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है इस सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई करना। यार उधर चाचे का बेटा बैठा है, उधर मामू का बेटा बैठा है, यार उस ब्यूरोक्रेट को तो मैंने लगवाया था, अरे वो अब जज वहां बैठ गया। अब मेरे इतने सारे नेटवर्क है मेरा कि जब मैं उस नेटवर्क को अपने आप को कोई डिसीजन लूंगा वो भजूंगा। रिटेलर के खिलाफ टैक्स क्यों नहीं लग रहा? कभी नहीं लगाएगी नून लीग उनके खिलाफ टैक्स। अपने लोग हैं, उनके टेंटिकल्स अटैच्ड हैं यार, वो इस सिस्टम के परवरदा हैं, वो इस सिस्टम को समझते हैं, वो इस सिस्टम को फीड करते हैं, वो पूरे एफबीआर को ऊपर के पैसे खिलाते हैं यार। तुम बात कर रहे हो, तो इस सिस्टम के खिलाफ कभी एक्शन नहीं होगा। इमरान खान का प्रॉब्लम ये था कि वो शख्स आउटसाइडर था। देखो हमेशा ना कोई बाहर का बंदा आके गेम चेंज करता है। मैं इसकी तुम्हें एग्जांपल देता हूं। टोयोटा, होंडा, जनरल मोटर्स, फोर्ड, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कौन किंग बना? टेस्ला, इलॉन मस्क। क्या इलॉन मस्क की पहले कोई गाड़ी की कंपनी थी? नहीं थी। वो बाहर से आया, पूरी कार इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया। ठीक है, दूसरी एग्जांपल देता हूं। वॉल स्ट्रीट, टेस्को, सेन्सबरी, सब किंग थे ग्रोसरी स्टोर्स के, सुपरमार्केट्स के। किसने डिसरप्ट किया इस मार्केट को? अमेज़न, जेफ बेजोस। क्या उसकी पहले कोई ग्रोसरी स्टोर की चेन थी? कोई चेन नहीं थी। हमेशा जो बाहर से आता है, चूंकि वो इस सिस्टम का बेनिफिशियरी नहीं होता, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार बोलता हूं कि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल के सीन को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। भाई उनके इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, उसने 5 अरब रुपए लगाए हुए एक टीवी सेट के सेटअप पे। तुम बोल रहे हो यार वो डिजिटल तो उसको उखाड़ के फेंक देगा, वो क्यों करेगा? कहेगा नहीं नहीं यार, तो एक हद तक बढ़ने दो उसको, जब तक मुझे खतरा ना हो। सो भाई यही प्रॉब्लम है। इमरान खान से खतरा उस वक्त हो गया जब उसने उसको, उन लोगों को लगा जो उसको सपोर्ट करने लगे थे एस्टैब्लिशमेंट, उन्होंने कहा यार, मैंने एक बड़े की आदमी का जुमला सुना है और मैं बिल्कुल तुम्हें बता रहा हूँ, और हामिद मीर ने भी कल बोल दिया, वो बड़ा वायरल हो रहा है कि मोदी का ट्रिप अरेंज कर रहे थे बाजवा साहब। तो वही उसी एस्टैब्लिशमेंट, उसी ज़माने के एक अफसर थे, अब रिटायर हो गए। उन्होंने मुझे कहा यार खान का मसला यार ये मैनेजेबल आदमी नहीं है ना। हु इज नॉट मैनेजेबल? मेरा कुछ अटैच ही नहीं है, क्या करोगे? कर दो जो करना है। शाह फैसल को क्यों मारा था? शाह फैसल ने बोला भाई साहब कुओं को आग लगाऊंगा, सहरा में चला जाऊंगा। उसकी 500 अरब डॉलर अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में नहीं लगे हुए होंगे। उसने बोला चला जाऊंगा। ये जो लैक ऑफ अटैचमेंट होती है ना, आपको आजाद कर देती है। जितनी ज्यादा अटैचमेंट होती जाएगी, आप कैद हो जाएंगे। यार बीवी, इमरान खान की एक अदद बेचारी बीवी है, उसको भी जेल में पड़ी हुई है। बच्चे उसको नहीं मिलते, उसकी कोई अटैचमेंट ही नहीं है। सो दैट मतलब देखो ना, अलीम खान के साथ उसका मसला हुआ, भाड़ में जाए। जहांगीर तरीन का हुआ, भाड़ में जाए। वो किसी को भी बोल देता है भाड़ में चला जाए, बिकॉज ही इज मेंटली आउट ऑफ दिस सिस्टम। उसकी कोई है ही नहीं, इसलिए है लोगों को उम्मीद उससे। और करप्ट भी नहीं है ना यार, होता तो अभी तक हो चुका होता ना यार। देखो अब ये कोई पॉलिटिक्स, अब लोग बोलेंगे हम कोई सपोर्ट कर रहे हैं यार। अगर इतने पिछले 1.5-2 साल में इमरान खान के खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं बना है तो इसका मतलब है भाई कुछ नहीं है यार।
वरना तू यकीन कर फैसल, इद्दत निकाह करने पे जेल में नहीं होता वो इस वक्त। दिस इज, यू नो दिस इज ट्रू। सो इट इज बिकॉज ही इज आउटसाइड। जो बाहर का बंदा होता है वो खतरनाक होता है यार। बाहर का बंदा, देखो हमारे साथ होता ना, न्यूज़ रूम के अंदर हम बैठे होते थे और रॉयटर्स वाले, AFP वाले ना आते थे और कराची की वो स्टोरी कर देते थे जो हम लोगों को नजर ही नहीं आ रही होती थी। बिकॉज क्यों, उनका फ्रेश पेयर ऑफ आइज होता है और उनकी कंडीशनिंग नहीं हुई होती, तो उस हिसाब से ऑपरेट करते हैं। इमरान खान अभी भी सियासत की एग्जाम्पल नहीं दे रहा होता लोगों को दे रहा क्रिकेट की एग्जाम्पल। उसकी ट्रेनिंग हुई है क्रिकेट की, वो हर जगह क्रिकेट, मैं हार नहीं मानता, वो समझता है आई एम इन द ग्राउंड राइट नाउ। उसकी कंडीशनिंग है ना, 40 साल तक, शायद 39-40 ईयर्स तक क्रिकेट खेली उसने, उसकी कंडीशनिंग है, वो उसी कंडीशन से बिहेव करता है। ही इज एन आउटसाइडर, जस्ट लाइक ट्रंप इज एन आउटसाइडर फॉर द US इलेक्शंस। मैं ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रहा या उसके खिलाफ नहीं कुछ कह रहा, लेकिन ट्रंप इज एन आउटसाइडर। पूरी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, कैमला हारिस जैसी, मतलब हर अमेरिका की बड़ी बदनसीबी है भाई। मतलब बड़ा ही वहाँ पे भी कह तो रिजाल हो गया है उस मुल्क में कि मतलब अजीब सूरत हाल है। लेकिन आप देखिए ट्रंप से स्केर्ड है वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट, पर केसेस ये वो लगे हुए हैं, इसको रोको किसी तरह, क्योंकि वो आउटसाइडर है। वो कहता है मैं सब तहस नहस कर दूंगा। देखो ये कुरान के अंदर भी है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो मेरे ख्याल से मलका सबा का दरबार में किसी ने कहा कि जब बादशाह किसी शहर में दाखिल होते हैं तो इज्जत वालों को जलील और जलीलों को ऊपर ले आते हैं। ब्रिटिश आए, कौन था हुक्मरान? मुगल्स। आज कोई मुगल अमीर पोजीशन पे है फैसल? यार उन्होंने 300-400 साल हुकूमत की थी इस रीजन में। कसम, आज तुम्हें कोई बताता है मेरा ताल्लुक मुगल खानदान से? लोग बताते हैं लगारी, लोग बताते हैं रईसानी, बुगटी, जरदारी, भुट्टो। क्यों, कोई तुम्हें मिलता है जो बता रहा हो? तहस नहस कर दिया ब्रिटिश ने उनको। जो बाहर से आता है वो उस वक्त के इज्जतदारों को जलील कर देता है। इमरान खान से ये खतरा है उनको, कह रहे बाहर से आएगा, इस वक्त इस सेटअप के जितने इज्जतदार हैं उनको जलील कर देगा, यही खतरा है। इसीलिए इसको, इससे खौफजदा है पूरा सेटअप। सही। और कोई भी, और ये इमरान खान स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी के साथ भी होगा, क्योंकि वो उस निज़ाम का नहीं होगा तो वो यही करेगा। चलें सर, टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मुझे ये बताइए कि आप भी इसी शहर में रहते हैं। अभी हमारे एक कोलीग की मदर की डेथ हुई, हमने देखा कि उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। कब्रिस्तान कहीं नहीं मिल रहा था, या मिल रहा था तो वहाँ जगह नहीं थी, और वो रहते भी सर मलीर में है गालिबन। तो सर ये क्या रीज़न है कि मतलब इस शहर में जो है वो मरकर भी सुकून नहीं मिलेगा हमें? क्या वजह है इसकी? कब्रिस्तानों में जगह क्यों नहीं है सर, या कब्रिस्तान ही क्यों नहीं मिलते हैं? फैसल, एक ना ये हमने वादा करना है अपने व्यूअर्स से, हम हर पॉडकास्ट में लोगों के अंदर सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत का सेंस जगाने की कोशिश करेंगे। वो जो जिल्लत रिपब्लिक वाली बात है ना, हमने इसको इज्जत रिपब्लिक में तब्दील करना है। हमने तो अपना हिस्सा मिलाया सर, हमने हिस्सा मिलाया। मैं आज इस पे बात करना चाहता हूँ फैसल। पिछले 2 हफ्ते ना बड़े ट्रैजिक गुजरे। इस तरह ट्रैजिक गुजरे फैसल कि मेरा एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उनके भाई थे सारिम सिद्दीकी, उसका और उसकी फैमिली का आज़ाद कश्मीर में हो गया एक्सीडेंट। तो सारिम, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे शहीद हो गए, और पूरी फैमिली, 2 बच्चे हैं, तो वो 4 लोग शहीद हो गए। अब फैमिली वैसे ही, मतलब क़यामत टूट गई ना, पहाड़ टूट गया उस फैमिली के ऊपर। खैर अगले दिन 2 दिन बाद जनाजा आया। अब हम सब वैसे ही बुरे हाल में थे। खैर हम जनाजा लेके कहाँ जाएं भाई, सखी हसन कब्रिस्तान में पहुंच गए। अब फैसल तुम यकीन करो, जैसे ही मैयत गाड़ी सखी हसन के दरवाजे पे आकर रुकी है, गटर उबला हुआ है वहाँ। कब्रिस्तान के दरवाजे के ऊपर कीचड़, पानी, मतलब आप कैसे लेके जाएंगे जनाजे को उस तरफ? पहला इम्तिहान। मतलब एक शख्स जो गम से जिसका घर पे कयामत गिरी हुई है, कब्रिस्तान को खुशी में आता है, अच्छे मूड में आता है। यार चलो कब्रिस्तान चल के आते हैं, चलो यार चाय पीते हैं कब्रिस्तान चल के। यार कोई मर गया होता है उसका,
मर गया होता है उसका कोई, उस गम की हालत में वो शख्स जब उसका आसाबी तौर पे टूटा हुआ है, जज्बाती तौर पे टूटा हुआ है, वो कब्रिस्तान के दरवाजे पे आता है तो कीचड़, वो बचता बचाता किसी तरह गहवारे उठाकर, मैयतें उठाकर कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। अब यार जो हमारे कब्रिस्तानों का हाल है फैसल, तुम यकीन करो, मैयत को जो रास्ता था उससे कब्र तक पहुंचाने में ना 4-5 लोग गिर गए। एक कब्र इधर है, दूसरी उधर है, ऊपर नीचे स्लिपरी पत्थर, मतलब लिटरली लग रहा था तोड़ा बोड़ा की पहाड़ियों में है। किसी की सर लग गया, किसी को तो गिर, मतलब बिल्कुल आप, मतलब यार यकीन करो फैसल, एक तो मैयत का गम था और दूसरा यार वहां पे अपनी कमाईगी, अपनी बेबसी देख के कि यार इस शहर में आप इज्जत से जी तो नहीं सकते थे, सबको पता है यार तुम मरोगे भी तो जिल्लत से मरोगे, तुमको सुकून से मरने नहीं देंगे हम इस शहर में। वो कर करा के किसी तरह आप उल्टे पुल्टे, मैयत ऊपर नीचे, अब गहवारा रखने की जगह नहीं मिल रही, अब सब खड़े में, यार ये कहां रखे हैं, जगह ही नहीं है। 60,000 50,000 की वो कब्र मिली है और उसको रखने की जगह नहीं है गहवारे को। यही हाल सारे कब्र। 1984 से केएमसी ने कराची में कोई नया कब्रिस्तान नहीं बनाया। फैसल जरा आज हम जिंदा हैं, हम मरेंगे ना, सब मर जाएंगे, इवेंचुअली सब मर जाएंगे। जो लोग इस शहर के करता डरता है वो नहीं मरेंगे, मरेंगे ना। ये मेयर जो बैठे हुए हैं या जो भी सीएम है मरेंगे, अनलेस इनके अपने प्राइवेट ग्रेवयार्ड्स भी हैं, क्योंकि इन्होंने हर चीज प्राइवेट कर ली है। प्राइवेट ग्रेवयार्ड्स नहीं बनाते, उसकी वजह मैं आऊंगा उस पर। फैसल यही हाल गेजरी कब्रिस्तान का है, यही हाल तारिक रोड कब्रिस्तान का है। यार कराची वाले मर के भी जलील होते हैं यार। फैसल फिर मैंने इस बारे में बहुत सोचा, मैंने कहा यार क्या चक्कर है ये, क्यों हम इतने जलील होते हैं। फैसल तो फिर आपको एक पॉलिटिकल करप्शन इसके पीछे भी नजर आई। जब तक इस शहर में प्रॉपर्टी का गेम ऑन नहीं हुआ था, दैट इज लाइक अर्ली 90s मिड 90s, उस वक्त तक कब्रिस्तान थे। फिर क्या हुआ कि काला पैसा प्रॉपर्टी में पार्क होना शुरू हो गया। मैं तो कहूंगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स कराची की प्लॉटों में पार्क हुए में। वो जब बिलियंस ऑफ डॉलर पार्क हुए, प्राइस ऊपर हुई। अब इस वक्त स्कीम 33 में कमर्शियल जो जगह है वो 3 लाख रुपए गज है, 3 लाख रुपए गज। एक मुर्दे को भी 1 गज जगह चाहिए होती है। 3 लाख रुपए की खबर देगा उसको कोई, वो और उसको 3 लाख रुपए गज के ऊपर बनाएगा 10 मंजिला, तो वो 3 लाख को मल्टीप्लाई स्केल कर देगा। इट्स अ बैड बिजनेस डिसीजन। मैं इसमें क्यों लगाऊं? नहीं लगाते। ये काम था रियासत का। मैं तुम्हें मजे की बात बताता हूँ, मैंने स्टैट्स तुम्हें भी भेजे, तुम देखना। मैंने ना आज वो एक mapdevelopers.com एक वेबसाइट है, उस पर जाके ना मैंने, बाय द वे तुम्हें पता है कराची का सबसे ग्रीन एरिया कौन सा है? सबसे ग्रीन एरिया कराची का पूरे शहर का सखी हसन कब्रिस्तान। सखी हसन कब्रिस्तान इज द ग्रीनेस्ट पैच ऑफ कराची। इट्स लाइक अ सेंट्रल पार्क। न्यूयॉर्क के बीच में, मैनहट्टन के बीच में सेंट्रल पार्क है, हमारा ग्रेवयार्ड है। सो मैंने ना मैपिंग की। अब तुम्हें मजे की चीज बताता हूँ। सखी हसन शादमान कब्रिस्तान, शादमान और नॉर्थ नाज़ाबाद के बिल्कुल एच पे है। उसका साइज जो मैंने मैप से निकाला है वो है तकरीबन 50 एकड़, 50-52 एकड़ का कब्रिस्तान है वो, पूरा एक ब्लॉक है। उससे 4 किलोमीटर आगे मोहम्मद शाह कब्रिस्तान है, नॉर्थ कराची का कब्रिस्तान जिसे कहते हैं, वो 100 एकड़ का है, वो सखी हसन से भी डबल है। आप लेफ्ट साइड पे चले जाएं उसी रोड के ऊपर, उधर चले जाएं तो पापोश का भी एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है।
अब ये सारा सेंट्रल का एरिया है, नाजाबाद, नॉर्थ नाजाबाद, नॉर्थ कराची, इन तीनों जगह, और शायद और भी कब्रिस्तान हो, शायद मुझे याद ना आ रहे हो, लेकिन ये तो मुझे पता है। तो पापोश, सखीसन, मोहम्मद शाह, ये तीनों कब्रिस्तान है सेंट्रल के अंदर, और ये कुल मिला के कोई 200, 150, 200 एकड़ रकबे पे कब्रिस्तान है। अब आपको मैं मजे की चीज बताता हूं। और ये अच्छा, दूसरा आप देखें, तारिक रोड शहर का मोस्ट प्राइम लैंड है, उसके नुक्कड़ पे कोने के ऊपर 11-12 एकड़ का कब्रिस्तान है। लोगों में कुछ दर्दे दिल था, कुछ सेंस था कि यार ये जो जिनके लिए घर बना रहे हैं, जिनके लिए कमर्शियल प्लाजा बने, मरेंगे ना तो उनको डालेंगे ना कब्र, उनके लिए जमीन चाहिए होगी। अब हम जलाने वाला सीन शुरू कर दें, क्या करें? मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहते हैं लोग। एनीवे, अब तुम मजे की चीज सुनो, और ये मैंने अभी तुम्हारे सामने वेबसाइट मिलिट्री लैंड्स की वेबसाइट से देखा है। मलीर कैंटोनमेंट, उसी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, इसका जो कुल रकबा है वो तकरीबन 17,000 एकड़ है। एक कब्रिस्तान नहीं है उसमें, है ही नहीं, वजूद ही नहीं, कोई कब्रिस्तान नहीं है। DHA, पूरा DHA, आई थिंक इट्स अगेन 10-12-15,000 एकड़। अगर भाई मैं अगेन कोई नंबर्स गलत बोल रहा हूं तो माजरत पहले ही कर लूं। लेकिन उसके अंदर जो फेज 8 का कब्रिस्तान है वो कुल 6-7 एकड़ का है, और फेज 8 का जो रकबा अकॉर्डिंग टू DHA फेज 8 की वेबसाइट है वो है 4,500 एकड़। 4,500 एकड़ के लिए 5-6 एकड़ का कब्रिस्तान, ठीक है। इसी तरह अस्पताल नहीं है। मैं इनको ब्लेम नहीं करता, भाई क्यों बनाऊं मैं अस्पताल? अस्पताल उस तरह बिकेगा ही नहीं, अस्पताल का वो रेट ही नहीं आएगा। कब्रिस्तान क्यों बनाऊं? वो तो बस 15,000 10,000 का एक गज बिकेगा, उसका रेट है 2 लाख रुपए गज। मैं नहीं बनाता कब्रिस्तान, इट डज नॉट मेक फाइनेंशियल सेंस। और यही होता है फैसल, जब रियासत पैसे के पीछे भागती है। हर किसी का एक खुदा है पैसा, सबने मरना है। ये सब लोग जो ये कर रहे हैं ना, ये खुद गिजरी के पहाड़ में पता है हौदियां बना बना के लोग दफन होते हैं, तुम्हें पता है? मतलब वो है ही नहीं, जगह ही नहीं है, तो वो ना एक अलग से एक हौदी टाइप की बनाते हैं, उसमें बंदा डाल देते हैं। जैसे मैं अलेक्जेंड्रिया गया था मिस्र में, तो वहाँ क्रिप्ट्स होती थी कि वो सुराख करते थे, उसके अंदर बंदा डाल देते थे। वो हाल हो रहा है, कब्रिस्तान ही नहीं है इस शहर में। फैसल तुम इज्जत से मर भी नहीं सकते। सर आपने बहुत से नंबर्स बता दिए, आई होप कि ये नंबर्स सही होंगे। मगर सर लास्ट टाइम आपने नंबर्स बताने में गलती की थी, आपको याद है? आपका वीगो डाला और प्राडो और बड़ी गाड़ियों की बात थी, वो क्लिप माशाल्लाह आपका बहुत वायरल हुआ और बहुत दूर तक उसकी आवाज़ गई। मुझे आपने कहा था कि 3 साल में रोज़ाना 300 गाड़ियों के हिसाब से बिकी हैं। वो सर 300 नहीं थी, गालिबन वो 30 थी। इसकी कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? नहीं बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, गलती हो गई थी, मैं माजरत चाहता हूँ। वो 300 गाड़ियाँ रोज़ की नहीं बिक रही थी, वो 30-35 गाड़ियाँ रोज़ की बिकती हैं। लेकिन देखो नंबर फिर भी बहुत ज़्यादा था। 2 गलतियाँ हो गई थी। एक तो ये कि जो 9 सालों में तकरीबन 60-65 हज़ार गाड़ियाँ बिकी थी और 3 सालों में 36,000 बिकी थी। तो एनुअल सेल्स 2021 से पहले जो थी वो 7,000 के आसपास थी, और अब तकरीबन 12,000 हैं। तो उसमें कोई तकरीबन 70-80% इजाफा है, बहुत बड़ा इजाफा है। लेकिन डेली सेल्स 300 नहीं है, 30 हैं, 30-35 हैं दिन की। लेकिन फैसल, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, बिकॉज मैं बड़े मज़े की एक खबर लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। खबर ये है फैसल, तुमको एक जादुई खबर देता हूँ। इन्हीं गाड़ियों से बता, इसी कंपनी से, टोयोटा इंडस मोटर्स से बता ले। फैसल तुम्हें पता है लास्ट ईयर टोयोटा इंडस मोटर्स जो जून में जो साल ख़त्म हुआ, उसमें उसकी गाड़ियों की सेल तकरीबन 40% कम हो गई। ठीक है, हमने स्टॉक मार्केट में भी देखा, शेयर्स रुल रहे थे बेचारे। लेकिन प्रॉफिट 56% बढ़ गया है। सेल्स डाउन मगर प्रॉफिट बढ़ गया। गाड़ियां 11,000 कम बेची, मुनाफा 50% ज्यादा कमाया पर गाड़ी, यानी कि नहीं, ओवरऑल मुनाफा 50% ज्यादा कमाया। पूछो तो कैसे? इंटरेस्टिंग है सर। फैसल, अब जो नंबर्स मैं शेयर कर रहा हूँ ये प्रॉफिट पीके ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में दिए, मैंने उनके ट्विटर से लिए। वो ऐसे कि पिछले साल वो लॉस बना रहे थे एक यूनिट बेचने पे, इस साल इनका पर यूनिट प्रॉफिट मार्जिन वो तकरीबन 10-11 लाख तक ले गए, और साल का एवरेज मार्जिन कोई 7-7.5 लाख का रखा है उन्होंने। सो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उन्होंने कहा हमारी जो गाड़ियाँ ख़रीदते हैं उनके पास कैपेसिटी है, so they sold fewer cars but made more money, so they don't have to sell a lot of cars.
क्यों? क्योंकि वो जो हॉट मनी है वो चेस कर रहा है। सबसे ज्यादा इजाफा बाय द वे फॉर्च्यूनर और डाले के अंदर ही हुआ है। ये तो एवरेज हो गया ना, क्योंकि बाकी और गाड़ियां भी बेची हैं। 20,000 गाड़ियां टोटल बेची हैं, 16,000 दूसरी जो बेटी, उस पर इतना 11 लाख रुपए नहीं कमा रहे होंगे, उस पर 2-3 लाख कमा रहे होंगे। खैर करोला पे इतना नहीं कमा रहे होंगे। असल मार्जिन उन्होंने स्ट्रेच किया होगा फॉर्च्यूनर और डाले के ऊपर, बिकॉज दैट इज वेयर द हॉट मनी इज कमिंग, हॉट परसूट हो रहा है उसका। तो उन्होंने कहा यार बढ़ाते हैं, बढ़ा। सेल्स कम हो गई इस क्वार्टर, उसका हिट तो आया है कि अब वो पिछले साल से कम हुई, 4,000 बिका, लेकिन फिर भी उनका टोयोटा को क्या पड़ी है, वो 20,000 बेचे, मैं 4,000 बेच के भी उतने पैसे कमाऊंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम? तो टोयोटा का जो प्रॉफिट मार्जिन है इट हैज शॉट अप 4 टाइम्स थैंक्स टू द शबशबा हमहमा वलवला ऑफ आवर एलीट, कि जिनको इतना शौक है। और बाय द वे लास्ट टाइम एक चीज रह गई थी फैसल, अभी परसों मैं एक फ्यूनरल से ही आ रहा था सीवीयू से। एक तो मेरे ख्याल से डीएचए में ना पर कैपिटा सबसे ज्यादा डाले होंगे बाय द वे, मतलब अगर दुनिया के अंदर निकालेंगे ना, मैं एक कल मैं गुजरा था कि एक घर के बाहर 4 खड़े हुए, एक घर के बाहर 3 खड़े हुए। मैंने कहा भाई माशाल्लाह, पर कैपिटा अगर दुनिया में डालों की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे पर रेजिडेंशियल यूनिट, डीएचए नंबर 1 आएगा माशाल्लाह। तो मैं गुजर रहा था फैसल, तो अभी गर्मी आ गई ना, तो अजीब सा वेदर शुरू हो गया कराची में सितंबर अक्टूबर। यार सख्त धूप में, दोपहर जोहर की मैं नमाज में जनाजे में शिरकत करके निकल रहा था, तो मेरे आगे एक डाला जा रहा था। अब आजकल खुश्क और गर्म मौसम है ना, 3 गार्ड पीछे बैठे हुए, अपने मुंह पे चेहरों पे रुमाल कपड़े लपेट के, बुरा हाल गर्मी से मट्टी से अटा हुआ है उनका चेहरा, वो बैठे हुए। यार आप आगे एसी में बैठे होते हो फैसल, यार पीछे आपका गार्ड वो इंसान नहीं है यार, वो सख्त धूप में नंगे सर धूप खा रहा होता है यार, आप बारिश में अंदर एंजॉय कर रहे होते हो, वो भीग रहा होता है यार। ये तो इनह्यूमन ट्रीटमेंट है खुदा की कसम। ऐसे तो इंसान जानवर को ना छोड़े। आपके घर में बारिश होती है या धूप होती है, मैं अभी परसों अपने रिश्तेदार घर गया हुआ था, तो धूप हो रही थी, तो उसने क्या किया कि अपने तोतों के पिंजरे के ऊपर ना कपड़ा डाल दिया। उसने बोला यार ये बहुत धूप आ रही है, सख्त गर्मी हो रही है। यार आपके अंदर इतना भी नहीं है कि यार आप क्या फर्क पड़ जाएगा, है तुम्हारे पास वो डाला, उसके पीछे एक रेंजर्स पुलिस वाले क्या करते हैं, वही गाड़ी है ना उनके पास, वो उस पे यार वो अपने लोगों का ख्याल करते हैं, हुड डाल देते हैं, लेकिन फिर शबशबा हमहमा वलवला कम हो जाएगा। अच्छा सर, ये जो आपने अभी इतने प्रॉफिट्स बताए, तकरीबन 11-12 लाख तक पर यूनिट पहुंच गया है, तो सर इस पे कोई प्रॉफिट कैप नहीं होता कोई? ये कोई मतलब पब्लिक यार इन लोगों ने 88 में आए थे ये लोग सुजुकी वाले, और ये, और उन्होंने कहा था हम 6 साल के अंदर यहाँ पे चीजें बनाना शुरू कर देंगे, एक्सपोर्ट शुरू कर देंगे, एक्सपोर्ट शुरू कर देंगे, यहाँ बनाना शुरू कर देंगे। कितने साल हो गए एक्सपोर्ट? 36 साल हो गए, 35 साल। अभी तक ये असेंबलर्स हैं, ये पार्ट मंगाते हैं, गाड़ी जोड़ते हैं, पैसा कमाते हैं, इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता भाई, और तुम भी ज्यादा नहीं इनके खिलाफ बात करो, समझ रहे हो तुम? चलें सर फिर टॉपिक चेंज करो यार, ये तुम मरवाओगे तो। अच्छा सर, एक सेंसिटिव टॉपिक है ब्लास्फेमी को लेकर, तौहीन मज़हब और तौहीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात होती है। सर अभी रिसेंटली भी हमने केसेस देखे हुए, एक कोयटा में एक साहब को जो है वो जो है मार दिया गया। अभी रिसेंटली हमने डॉक्टर शाहनवाज का वाक़या देखा। तो सर ये क्या चल रहा है, आपको क्या, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मामले के ऊपर? देखो इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं। सबसे पहले एक चीज़ जो हमको बहुत आइडेंटिफाई करनी चाहिए, जो हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, काफ़ी रिनाउंड स्कॉलर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक मिसाल दी मुझे। उन्होंने कहा कि देखो यार, खाने के मेज़ पे बैठे हुए थे, बाप बेटा पूरी फैमिली बैठी हुई थी, और बेटे ने अचानक किसी बात के ऊपर प्लेट और ग्लास उठाया टेबल से और ज़मीन पे पटक के मार दिया, ग्लास उठा के ज़मीन पे फेंका, ग्लास टूट गया। कह रहे हैं फिर एक ऐसा हुआ कि बाप ने पानी मंगाया और एक बेटा बाप के लिए हाथ में पानी लेके आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसका किसी चीज़ से पाँव टकराया और ग्लास टूट गया। अब ग्लास तो दोनों सूरतों में टूट गया, लेकिन इसमें से कौन सा ग्लास टूटना गुस्ताखी है और कौन सा ग्लास टूटना गुस्ताखी नहीं है? एक सूरत में ग्लास डिलिबरेटली इंटेंट के साथ ज़मीन पर मारा गया और वो टूट गया,
दूसरे केस में ऐसा नहीं है, वो खिदमत करने के लिए जा रहा था अब्बा की, उसका अब्बा से कोई डिसेंट दिखाना, कोई गुस्सा दिखाना, मजम्मत करना नहीं था उसका मोटो, लेकिन ग्लास टूट गया। क्या आप इन दोनों केस को एक जैसा ट्रीट करेंगे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहली बात, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से, एक मुल्क में जिसमें 98-99% लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यार मेरा दिल तो बहुत मुश्किल से मानता है कि कोई शख्स अपने होशो हवास में, जो कि होशो हवास वाला आदमी हो, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर सकता है। या तो वो कोई बिल्कुल ही बावला है, उसके सेंसेस नहीं है, या वो कोई शैतान का चेला है। और मेरा गुमान इस मुल्क के, एक इस्लामी मुल्क के लोगों से ये है कि इंशाअल्लाह हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग शायद ना ही हो, बहुत कम हो। मगर सर ये वाक़यात होते तो नज़र आते हैं ना, देखें। हाँ देखो, अब इसमें मसला अब इसमें आप या मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार ये इसने तौहीन रसालत की या नहीं की? तो यही तो मसला सर, सारा मसला तो यही है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखो ये तुमने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। तुमने ये जो पॉइंट रेज किया ना, इसमें जो रिएक्शनरी फोर्सेस हैं, उन रिएक्शनरी फोर्सेस का मैं इनको जस्टिफाई किसी भी सूरत नहीं करता, किसी को भी कानून हाथ में लेना चाहिए, लेकिन वो कहते ही हैं कि ये रियासत तो किसी के खिलाफ कुछ नहीं करती, यहाँ तो किसी भी कानून की कोई अमलदारी नहीं है। इस मुल्क में तो आइन को मजाक बनाया हुआ है, इस मुल्क में तो आइन को घर की बांदी बना के रखा हुआ है। तो हम क्या तौहीन रसालत जैसे सीरियस मसले को भी इन लोगों के हवाले कर दें जिन्होंने मजाक बना दिया हर किस्म के कानून को? उनकी बात बेवजन नहीं है। द फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड। आपके मुल्क में बुलंद तरीन सतह से हर किस्म के कवानीन का जिस तरह से मजाक उड़ाया जाता है, उसके बाद आप किसी शख्स को ब्लेम नहीं करते। देखो, एवरीबडी इज डूइंग इट फॉर द फील्ड्स। वाइब आ रहा है सबको, मतलब नून लीग की गवर्नमेंट को वाइब आ रहा है कि ये जो फैसला है ना मखसूस नशिस्तों वाला, हम नहीं मानते, जाओ नहीं मानते। आपने इलेक्शन कराने थे टाइम पे, जाओ नहीं कराते। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में नहीं कराते। क्या बच गया? मतलब एक मुल्क में जिसमें आला तरीन बुलंद तरीन सतह से कानून का बेड़ा गर्क किया जा रहा है हर किस्म का, मतलब एक मैसेज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो हाउ डू यू ब्लेम दिस पीपल? ये चूंकि निस्बतन कमजोर हैं तो इनको आप गाली भी आसानी से, बल्कि खैर कमजोर तो नहीं है, ये भी बड़ा तगड़ा हो गया ये पूरा ग्रुप भी, लेकिन आप इनको क्या कहेंगे? क्योंकि ये जो देख रहे हैं ऊपर, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो टॉप से मुल्क के अंदर कानून को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। मैं तुम्हें छोटी सी एग्जाम्पल दूं फैसल। मैंने ये जो दाढ़ी रखी, ये कोई 10-15 साल पहले रखी, उससे पहले दाढ़ी नहीं थी। जब दाढ़ी रख ली तो अच्छा, हम लोग जाते हैं चाय के होटल पे, इधर उधर बैठते हैं, तो हमारा एक दोस्त है, उसकी भी दाढ़ी है। तो उसने उस दिन, हम लोग हंसी मजाक सब कुछ कर रहे होते हैं बैठा हुआ, तो उसने बड़ी सही बात बोली। उसने बोला, यार देखो यार, पहले हम लोग की दाढ़ियाँ नहीं थी, अब हमारी दाढ़ी है, हमें एहतियात करनी चाहिए। उसने ये बोला, यार जब एक दाढ़ी रखकर एहतियात करनी चाहिए, तो एक इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठ के एहतियात नहीं करनी चाहिए आपको कि मैं जो कर रहा हूं उसके रेमिफिकेशंस होंगे? लोग फरहान मलिक को गाली नहीं देंगे, लोग दाढ़ी वालों को गाली देंगे। आप समझ रहे हैं? तो मैं उन लोगों को ब्लेम नहीं करता। तो मेरे नजर में इसका, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आईनी कोड बनाने के बजाय, आईनी कोड की कोई ऐसी मसला नहीं है, आप ही आईनी क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं, वो इतने बड़ा कोई इश्यूज नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि प्रॉपर्टी के केसेस के लिए बिल्डर्स का तकाजा है कि भाई एक फास्ट ट्रैक अदालत बना दो। भाई फौजियों की तौहीन पे मिलिट्री कोर्ट्स में केस चलते हैं ना, दहशतगर्दी केस, क्योंकि आपने समझा कि यार ये एक ऐसा मसला है जिसको हम रूटीन से नहीं चला सकते, फास्ट ट्रैक होना चाहिए, जल्दी इतना टाइम नहीं हमारे पास। मिलिट्री कोर्ट्स, उसमें लोगों के एतराज़ात भी थे, जो भी था, लेकिन चलो एक आपने बना दिया। भाई आप प्रॉपर्टी के लिए भी एक बना दें। इस मुल्क की अदालतों में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी के पेंडिंग केसेस हैं। और बिल्कुल उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो रिलीजियस मामलात हैं, जिसमें लोगों की फीलिंग्स मजरू होती हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर बात आती है, उन मामलात के लिए भी आप सारे फ़िरक़ों के लोगों को कंसेंसस बनाएं, टॉप लोगों को बिठाएं जो वाक़यतन उलमाए हक़ हैं। अब इस पे इख्तलाफ नहीं है, आप बोलेंगे इख्तलाफ है, नहीं है। आप बैठेंगे, आपको हर फ़िरक़े से, हर फ़िक़े से ढंग के लोग मिलेंगे,
जो कि सुलझे हुए इल्म वाले लोग हैं, आप उनका एक बोर्ड बना दें और वो किसी एक जज को नॉमिनेट कर दें और एक फास्ट ट्रैक अदालत बना देंगे। यार ये अगर खुदा ना खास्ता इस मुल्क में कोई प्रॉब्लम हुआ, ये इधर जाएगा, ये उस निज़ाम के हवाले नहीं करेंगे हम इन लोगों को। ठीक है। और फिर अगर जेन्युइनली कोई मुर्तकब पाया जाता है, गलती नहीं गुस्ताखी का, डिलिबरेट अटेम्प्ट, आप उसको जो सज़ा बनती है दें, जो भी सज़ा है आपके क़वानीन में आप दें। लेकिन ये डिस्ट्रस्ट, वेपनाइजेशन, देखिए मैं क्योंकि ना यहाँ पे एक दूसरी बात रखना चाह रहा हूँ, लेकिन देखो इसकी एक फ्लिप साइड है फैसल। आपको ना बहुत ख्याल करना पड़ता है। जैसे मैं अभी तुम्हें बताऊँ, जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगते हैं ना, तो लोग उससे डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। जैसे पहले हम स्टैब्लिशमेंट यूज़ करते थे, हाँ देखो ना कितना मुश्किल से यूज़ करते थे, फिर हम आर्मी पे आए, अब सीधे नाम लिए जा रहे हैं, डिसेंसिटाइज हो गए। 9 मई मुल्क की सलामती पर हमला, मुल्क की सलामती को खतरा। अब मुल्क की सलामती को कोई सीरियस ही नहीं लेता, बोलता है मुल्क की सलामती को हर बात पे खतरा है, मुल्क नाजुक मोड़ से कर रहा है, नाज हम इसकी मजम्मत करते हैं। कोई मजम्मत के ऊपर किसी के कान पे जू रेंगती है, कमेटी बना दी, किसी के कान पे जू रेंगती है, यूज्ड टू हो गए, डिसेंसिटाइज हो गए। मुझे एक और जो बड़ा ख़तरनाक पहलू है इस मसले का, कि ये इतना हसास मामला है, अगर आपने इस मसले को इतना बगैर पूरी चेकिंग किए हुए और बगैर ऑथेंटिकेशन के ऐसे ही फायरिंग शुरू कर दी इस चीज़ की, इस जुमले की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को लेकर इस तरह की बातें आपने आम करना शुरू कर दी, तो इससे लोग डिसेंसिटाइज हो जाएंगे। और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम मर जाएंगे, हमको ये अफोर्ड नहीं करना चाहिए। हमारे माँ बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान, और ये उनकी हुर्मत का तकाजा है कि हम इसकी डिसेंसिटाइजेशन ना होने दें। हम इस लफ्ज़ की और इस तरह की बातों के बारे में लोगों को सेंसिटाइज रखें कि ये हल्की बात नहीं है, ये बहुत संगीन बात है, ये ऐसे नहीं हर कोई नहीं कर सकता। जैसे सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और मैंने तो जैसे बोला ना कि मेरा गुमान यही होता है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब एक किसी के बारे में कोई बात सुनो, अल्लाह ताला कह रहे हैं जब तुम अपने बारे में कोई बात सुनो तो तुमने कह क्यों नहीं दिया कि ये झूठ है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम किसी मुसलमान के बारे में कोई ऐसी बात सुनो जो उसके कैरेक्टर से मुताल्लिक हो, तो तुम उसको अपने बारे में अच्छा गुमान करो, बोलो नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, अच्छा गुमान रखो उसके बारे में। तो भाई हमें सारे मुसलमानों के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। कैसे कोई शख्स जिसके कान में पैदा होते ही अजान दी गई, कैसे कोई शख्स जिसने कुरान पढ़ा हो, जिसने घर में दुरूद शरीफ की महफिलें अटेंड की हो, कैसे वो अल्लाह के नबी के खिलाफ बात कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। मैं तो बहुत, मुझे यकीन करो यकीन नहीं आता कि कोई शख्स कैसे गलती से बदएहतियाती में अल्फाज निकल जाएं। और जब आप जुनैद जमशेद जैसे लोगों को, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन की खातिर बदली, अब तो तारिक मसूद के ऊपर सर, हाँ तारिक मसूद साहब पे भी चल रहा है यार, ठीक है, मुझे उनके वो 4 शादी का जो उनका बहुत ज़्यादा जोर देते हैं उस पर मैं बहुत ज़्यादा उनसे इत्तफाक नहीं करता, लेकिन यार कम ऑन, वो बंदा, उस बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन पे ही लगाई है ना, तो यकीनन बदएहतियाती हो गई होगी। लेकिन गुस्ताखी बहुत सख्त लफ्ज़ है उसके लिए। उसका चेहरा देखें, उसका हुलिया देखें, उसकी ज़िंदगी देखें, कुछ सियाक़ो सबाक़ का ख्याल करें। मैं उनको एक्सोनरेट नहीं कर रहा, ना मैं इस पोजीशन में हूँ, जैसे ना हम इस पोजीशन में हैं कि हम उनके ऊपर उनको सज़ा दें, तो हम इस पोजीशन में नहीं कि एक्सोनरेट करें। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अनदर साइड ऑफ द पिक्चर देखें। क्यों मैं ये कह रहा हूँ फैसल? क्योंकि अनदर साइड ऑफ द पिक्चर देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह ने बहुत सख्त क्राइटेरिया सेट किया हुआ है तोहमत के बारे में। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं किसी औरत पे अगर किसी ने तोहमत लगाई और वो 4 गवाह नहीं लाया तो उसको 80 कोड़े मारो। 80 कोड़े हैं। अगर किसी ने किसी पे गलत कैरेक्टर के मुतालिक इल्ज़ाम लगा दिया और गवाह नहीं पेश किए, वो लायबल है। अब आप मुझे बताएं, इतनी बड़ी तोहमत, देखो भले किसी ने ना किया और कल को कोर्ट से माफ़ भी कर दे, उसने ना किया, लेकिन किसी के मुतालिक ये बात, किसी मुसलमान के लिए ये बात मशहूरी हो जाना, जिंदगी भर का अदाब है यार। वो बेचारा अपने आप से नफरत हो जाएगी उसको कि यार मुझ पे ये इल्ज़ाम लगा, मतलब मैं मर क्यों नहीं गया ये इल्ज़ाम लगने से पहले? ये इतना घटिया, इतना ख़तरनाक इल्ज़ाम है। तो भाई आप इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि देखो
सूरह निसा आयत 93, खौफनाक आयत है फैसल। अल्लाह ताला फरमा रहे कि अगर किसी ने अपने मुसलमान भाई का जानबूझकर कत्ल किया तो उसकी सज़ा क्या है? उसकी सज़ा ये है कि वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, उस पे अल्लाह का गज़ब, अल्लाह की लानत, और अगर ये काफ़ी नहीं है तो उसके बाद अज़ाबुन अलीम, मतलब उसके अलावा भी अज़ाब होगा। फैसल ये आयत इतनी ख़तरनाक थी कि जब बाज़ फ़ुक़हा का तो ये ख़याल तक हो गया कि क़त्ल अमद ऑफ अ मुस्लिम इज़ एन अनफॉरगिवेबल सिन। किसी मुसलमान का नाहक कत्ल विद इंटेंशन इज़ एन अनफॉरगिवेबल सिन। लेकिन चूंकि आगे जाके सूरह निसा में वो या आगे वो आयत आ गई कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं सब माफ़ कर दूंगा सिवाय शिर्क के, तो लोगों ने कहा अच्छा यार शायद फिर ये कत्ल भी माफ़ हो जाएगा। लेकिन ये इतना बड़ा सिन है, कत्ल के बारे में कोई सेंसिटाइजेशन नहीं है। धड़ाधड़ कत्ल होते हैं, धड़ाधड़ कत्ल होते हैं, धड़ाधड़ कत्ल होते हैं, कोई मसला नहीं है। तो सर इससे फिर ये भी ख्याल किया जा सकता है कि इसमें लोग अपनी ज़ाती रंजिशें भी मिटाते होंगे, और ऐसे इस उसमें वो लोग भी तो प्रोटेक्ट हो जाते हैं कि जब इतने ज़्यादा केसेस आते हैं कि जो वाकई ये करते होंगे, गुस्ताखी करते होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल है कोई गुस्ताखी करता होगा, लेकिन देखो होगा क्या, जब तुम ये करोगे और तुम इतना नॉइस क्रिएट कर दोगे इस मसले के इर्द गिर्द, इतना धूल उड़ा दोगे, और इतने सारे केसेस ऐसे हो जाएंगे, जैसे मशाल खान का केस है, आपको पता है उसने गुस्ताखी नहीं की थी, उसने कोई ब्लास्फेमी नहीं की, उस बेचारे को मार दिया आपने। जब आप ऐसे केस, जब इस तरह के, अब डॉक्टर शाहनवाज का मुझे नहीं पता क्या केस है, आई हैव नो आइडिया, बट जो उसकी बच्ची की वीडियो आ रही है यार, जो उसकी लाश के साथ हुआ है, दैट इज व्हाट कैन आई से यार, मतलब एनीवे। वैसे सर किसी मुसलमान को ये ज़ेब देता है कि किसी दूसरे की लाश के साथ, चाहे वो चलें उसने गुस्ताखी भी की हो, उसकी लाश को मतलब जला दे या दफन ना होने दे? भाई मुसलमान की क्या बात कर रहे हो? रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न अबी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी तकलीफ उस शख्स ने पहुंचाई है, जिस किस्म का मेंटल और इमोशनल टॉर्चर अब्दुल्ला इब्न उबी ने किया है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मतलब बहुत तकलीफ पहुंचाता था अल्लाह के नबी को वो शख्स। जब वो मर गया तो उसका बेटा आया हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो कहा या रसूल अल्लाह अपना कुर्ता दे दें। अल्लाह के नबी ने अपना कुर्ता दे दिया यार। यार हम उस करीम नबी के मानने वाले हैं यार, मतलब मर गया यार, तुमने मार दिया था, लाश भी जला दी। ये रेज है फैसल, फैसल ये एक रेज है, ये इनसिक्योरिटी है, ये बिल्कुल वही रेज है जो इस वक्त आप मुल्क के टॉप ऑफिसेज में देख रहे हैं। कुछ भी कर दूंगा, जला दूंगा सब कुछ, अपने जज्बात की तस्कीन की खातिर आग लगा दूंगा सब चीज, कोई उसूल कोई कानून का मैं ताबे नहीं हूं। I'll do whatever I want। लेकिन इसका मुकाबला यही करके नहीं होगा, लोहा लोहे को नहीं काटेगा। इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन, अल्लाह ने हमें कुरान में बताया कि मुसलमानों का क्या रिएक्शन है, बुराई का डिफेंस नेकी के साथ करो। सो हमारा फर्ज क्या है, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र और हक बात की तलकीन करते रहे। दैट्स व्हाट वी डू हियर। बहुत सेंसिटिव मसला है, लेकिन प्लीज़ आप समझें, अगर आपने इसको डिसेंसिटाइज कर दिया इस मुल्क को, क्योंकि यहाँ जहालत बहुत है, फिर क्या पता आपके इस धूल उड़ाने की वजह से कुछ वाकयतन रिएक्शनरी फोर्सेस के तौर पे कुछ वाकयतन गुस्ताख पैदा हों। जो हुआ भी था वो भैंसा वैसा के अकाउंट से क्या बकवासियात होती थी यार, कहाँ पकड़ा गया भैंसा, क्या कर लिया आपने उसका, मुझे नहीं पता कौन थे वो लोग, वाहियात चीजें बकते थे, ये अभी भी लोग कर रहे होते हैं। सवाल मेरा ये है कि आप अगर ये करेंगे तो खतरा है कि आप वाकई कुछ ऐसे लोगों के लिए स्पेस क्रिएट कर देंगे जो कहेंगे जस्टिफाइड है। देखो ना कि जंगली जानवर हैं ये लोग। देखो वैसे एक बात को समझो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कुछ भी हो, रिमेंबर द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन,
Every action has an equal and opposite reaction. It's not politics, it's physics. So आज PDM जो कुछ कर रही है, remember, it will come back. It will come back. Somebody needs to stop it. If we don't, we are going to see one hell of a next few years. क्योंकि अब ये निज़ाम सर्वाइव नहीं कर पाएगा मेरा ख्याल है। फिर क्या होगा आप बेहतर जानते हैं मुझसे। चलें सर, मेरा ख्याल है इस नशिस्त को यहीं ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। थैंक यू वैसे। थैंक यू।